Welcome all the students on this online class platform. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रेजोनेंस क्या होता है ये देखा था। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कंपैरेटिव स्टेबिलिटी हम लोगों ने देखा था। विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल, ये सब लोग देख चुके हैं। उस पर हम लोगों ने अच्छा खासा प्रैक्टिस भी सब कर लिया था। अगर कोई डाउट होगा फिर देख लेंगे। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हम जिस टॉपिक पे, बड़ा ही हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। और आप जानते हैं कि जो एरोमेटिक केमिस्ट्री होती है उसमें एक कंपाउंड को पहचानना है कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानते हैं एरोमेटिसिटी आते ही कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है, लिखा है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। आज हम स्पेशली फोकस करेंगे इनके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा स्टार्ट में जानने की, प्लस साथ में मेन बात जो हमारी फोकस होगी वो क्या होगी कि अगर हमको कोई स्ट्रक्चर लिखी हुई है, दी गई है, तो हम बता सकें कि ये स्ट्रक्चर इन तीनों में से किस कैटेगरी की है। यानी वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग क्लास 11 में बेंजीन पढ़े हुए हैं। एक बात याद रखिए, ये बात हमको नहीं भूलना है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और हम कंपाउंड की प्रॉपर्टी पहले प्रैक्टिकली जानते हैं और बाद में अपने थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट, अपने रूल्स का यूज करके उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको याद दे रहा हूं थोड़ा सा बेंजीन के बारे में क्या पढ़े थे, याद करिए। तो एरोमेटिक के लिए क्या कहा गया था कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं कैसे होते हैं, तो कहा गया था कि स्पेशल फ्रेग्रेंस उसमें होती है। हालांकि आप जानते हैं कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं रह गई है, वो सब तमाम एक्सेप्शन मिल चुके हैं। मेन बात हम लोग क्या पढ़े थे कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, कंपैरेटिवली मोर, उल्टा बोल गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। ये बात थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, ये कहा गया था। और दूसरी बात कहा गया था कि एरोमेटिक कंपाउंड में वहां पे अनसेचुरेशन होते हुए भी वो कंपाउंड जो होते हैं मेनली क्या शो करते हैं, दे मेनली शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग जनरली कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, या कहो कि अगर हम जिन कंपाउंड की बात करें जहां पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे अनसेचुरेशन होता है, जहां पे इस तरह की पाई बॉन्ड्स होते हैं, वहां पर मेनली होना चाहिए क्या था, वहां होना चाहिए था एडिशन रिएक्शन। वो कंपाउंड मेनली मोर रिएक्टिव होने चाहिए। लेकिन देखा गया है, जैसे बेंजीन हम लोग पढ़े थे, कि वहां पे 3 पाई बॉन्ड्स होने के बाद भी वो कंपाउंड जो होता है मेनली शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो लेस रिएक्टिव होता है, यानी मोर स्टेबल होता है कंपैरेटिवली। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि कोई भी कंपाउंड अगर डिस्कवर होता होगा तो पहले उसकी हम प्रॉपर्टी जांचते होंगे, और हमको प्रॉपर्टी पहले पता हो जाती, साइंटिस्ट को पता हो जाती होगी, तब जाकर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए हम लोगों ने कुछ कंडीशन पढ़े थे, वो कंडीशन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, सुन लीजिए आप। पहली शर्त क्या थी, पहली कंडीशन थी कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। याद करिए, हम लोग पढ़े थे कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। फर्स्ट कंडीशन इज कंपाउंड शुड बी साइक्लिक टू शो एरोमेटिसिटी। सेकंड कंडीशन हमने आपको बताया था, सेकंड कंडीशन क्या थी, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। और प्लेनर तभी होगा जब आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसका प्लेनर होना बहुत जरूरी है। और प्लेनर अगर होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो ही जाएगा। यही कहिए कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ही प्लेनर होगा, या प्लेनर होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो ही जाएगा। ये बात याद रखना है। अगली पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, थोड़ा मैं जगह क्रिएट करता हूं। अगला पॉइंट ये है कि कंपाउंड जो हमारा है उसमें पूरा कंप्लीट, जैसे साइक्लिक कर दिया मतलब वहां पर रिंग होगी, तो पूरे रिंग में मतलब पूरे 360 डिग्री का वहां पर कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, यानी वहां पर कंप्लीट कंजुगेशन रेजोनेंस होना चाहिए। एंड देयर शुड बी क्या, पूरा का पूरा 360 डिग्री ऑफ रेजोनेंस। वहां पे 360 डिग्री रेजोनेंस, इसको हम लोग कंजुगेशन भी यहां लिख सकते हैं, यहां पर होना चाहिए। मैंने पूरा सभी हम अभी एग्जाम्पल हम करके दिखा रहे हैं, कंडीशन का ध्यान देखिए आप लोग। और अगली बात याद रखिए कि यहां पर हम लोगों ने हकेल्स रूल पढ़ा था, यानी कंपाउंड आपका हकेल्स रूल फॉलो करना चाहिए। ये आपका हकेल्स रूल हम लोग सब पढ़े भी हुए, थोड़ा सा अगर आपको बात याद आती है तो बहुत जल्दी हम आसानी से कर लेंगे। हकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए
इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि 4n+2, 4n+2 यहां क्या होना चाहिए, पाई नहीं, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, पाई नहीं, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 क्या होना चाहिए, डी लोकलाइज, ध्यान देना है, पाई से काम नहीं चलेगा, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और उसमें कहा गया था कि वहां पे n की वैल्यू क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3, ऐसे कोई इंटीजर हम लोगों ने आगे पढ़ा था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मेनली जरा ध्यान देना आप लोग। पहली बात क्या, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक होगा, वही यहां पर एरोमेटिक हो सकता है। अगली बात क्या, उसका प्लेनर होना बहुत जरूरी है, यानी उसके हर एटम का यहां पर एक्सेप्ट हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होना बहुत जरूरी है। अगली कंडीशन है, अभी हम पूरे एग्जांपल दिखा रहे हैं कि पूरे 360 डिग्री का वहां पर रेजोनेंस या कंजुगेशन होना चाहिए, पूरी साइकिल घूमनी चाहिए, अभी हम दिखा रहे हैं एग्जांपल में आप लोग को। अगली बात, हैकेल्स रूल यहां पर फॉलो होना चाहिए, और ये रूल कहता है कि किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि वहां पे 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। ये मेन बात हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, एक बात याद रखिए, इसमें से सारे के सारे रूल फॉलो होने चाहिए, कोई 1 या 2 से काम नहीं चलेगा। मींस ऑल दीज 4 रूल्स शुड बी फॉलोड बाय द गिवन कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए ऑल द 4 रूल्स यहां पे फॉलो होने चाहिए। अच्छा, एक बात जरा और समझिए, एक एरोमेटिक की कहानी हो गई। एंटी एरोमेटिक की तरफ बात ध्यान दो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ध्यान दीजिए 3, ये 3 जो पॉइंट्स हैं, ये याद रखिए। मैं स्पेस बना के अगर लिखूं तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होने चाहिए, 3 कंडीशन, यानी तीनों कंडीशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के कॉमन होती है। यानी किसी कंपाउंड के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए फर्स्ट 3 कंडीशन यहां पे कॉमन होती हैं। यानी एरोमेटिक होने के लिए और एंटी एरोमेटिक होने के लिए दोनों ही केस में कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड का प्लेनर या sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कंपाउंड में 360 डिग्री का रेजोनेंस भी होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है, तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में सिर्फ 4th पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक है तो यहां क्या होता है, 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एंटी के लिए क्या बताया गया था, तो वहां पे खाली बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही बात ध्यान देना है बस। यहां पर एरोमेटिक के लिए आपने कहा था 4n+2 ना, याद रखिए ये 4n2+ किसके लिए है, ये एरोमेटिक के लिए है, एरोमेटिक के लिए है। और फॉर एंटी एरोमेटिक बस यही जो आपका हैकेल्स रूल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर 4n+2 होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, और एंटी के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन फर्स्ट 3 कंडीशन साइक्लिक, प्लेनर, 360 का रेजोनेंस, ये दोनों ही एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कॉमन होता है। एंटी और एरोमेटिक में बस खाली 4th पॉइंट का डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 का रूल होता है, और एंटी के लिए यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया। अब फिर नॉन एरोमेटिक कौन होगा, तो जो एंटी और एरो दोनों ना हो वही हमारा हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो जो एंटी एरोमेटिक भी ना हो और एरोमेटिक भी ना हो वही हमारा हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से हमने आपको ये रूल शार्ट में बता दिए। अब उन रूल को थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा ट्रिक भेजना बता दूं। फर्स्ट पॉइंट और ये 3rd पॉइंट ध्यान दो। प्लेनर होना ना होना, वैसे जनरली आपके सिलेबस में मैक्सिमम कंपाउंड प्लेनर ही हैं, लेकिन प्लेनरिटी के लिए आप जानते हैं कि उसकी 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ती है। उसके लिए आप जानते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी होती, तो बात अलग है। तो आप थोड़े समय के लिए मान के चलो कि हाइब्रिडाइजेशन अगर लगाओगे तो चेक आपका हो जाएगा। अगर कंपाउंड आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो मान लेना कि प्लेनर है। ठीक, आगे चल के हम आप देखेंगे कि कभी कभी sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी प्लेनरिटी डिस्टार्ट कर जाती है, और उसको याद करिए हमने आपको बताया था कभी स्टेरिक हिंड्रेंस।
तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से देखा गया था, यानी sp2 हाइब्रिडाइज एटम के साथ अगर कोई बड़े बड़े ग्रुप अगर लग जाएं तो उस कंडीशन में बड़ा ग्रुप लगने की वजह से वहां पे प्लेनेटरी डिस्टार्ट हो जाती है। तो दूसरी केस होगी, हम लोग आगे के एग्जांपल में उस पर बात करेंगे। प्रेजेंट टाइम में हमने ऐसी कोई केस लिया नहीं है, हम बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर लेके अभी चल रहे हैं। अभी हम प्लेनेटरी डिस्टार्शन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, होता है, ये बात दिमाग में रखिए कि sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी प्लेनेटरी डिस्टार्ट हो सकती है, और कैसे होगी, कहां कहां होगी, वो आगे की बात है, देखेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसको हम प्लेनर मान लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट के लिए ट्रिक आप लोग याद कर लो, आपको ये सब कैलकुलेशन से बचा देगा वो ट्रिक। और वो ट्रिक ये है कि किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, ध्यान दीजिए, किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए पाई जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मैं बोल रहा हूं किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर उनका नंबर आता है ऑड में आता है तो कंपाउंड आपका हो जाएगा एरोमेटिक। याद रखिए, अगर किसी कंपाउंड में ये तीन कंडीशन तो फुलफिल करनी है आपको, खाली हकेल्स का ट्रिक बता रहे हैं आपको कि किसी कंपाउंड में तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद अगर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर, पेयर का नंबर, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर अगर आता है ऑड तो कंपाउंड आपका हो जाता है एरोमेटिक। लेकिन अगर वही डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर नंबर आता है इवन में तो कंपाउंड हो जाता है एंटी एरोमेटिक। याद रखिए, ऑड होने पर एरोमेटिक और इवन होने पर एंटी एरोमेटिक हो जाता है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो इस कैलकुलेशन से आप फट से बच सकते हैं। लेकिन अगर लिखने की बात आएगी सब्जेक्टिव में तब तो आप यही लिखेंगे, वहां पर ट्रिक आप नहीं लिखेंगे, वहां तो रूल आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मान के चलें कि आपको इसके रूल्स पता हो गए। पहला रूल क्या कहा कि कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपने कहा कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का जांच हम कैसे करेंगे, तो हमारा जो एटम है, सारे एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और अगली बात आपने कहा कि पूरा का पूरा कंप्लीट रिंग में वहां पर रेजोनेंस या कंजुगेशन होना चाहिए ताकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सके। और फिर आपने कहा कि हकेल्स रूल फॉलो करना चाहिए, और हकेल्स रूल में कहा गया था कि किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 होना चाहिए, और एंटी एरोमेटिक, ध्यान दिए वर्ड जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n होना चाहिए, जहां पे n जो हो सकती है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे कोई इंटीजर हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कितना समझे, क्या किए, अब हमको इन एग्जांपल्स के थ्रू हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, या कौन सा कंपाउंड नॉट एरोमेटिक है। यही मेन बात होती है। थ्योरी सबको आती है, 4 पॉइंट सबको दुनिया में सबको याद रहता है। हमको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमें बता पाए कि अगर कोई स्ट्रक्चर दी गई है तो हम उसको पहचान पाए कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉट एरोमेटिक है। तो हमारा ख्याल है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हम आगे प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। शुरू करें, इसमें कोई डाउट हो बताओ, अदरवाइज हम शुरू करें, आगे बढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस अपनी। अब अच्छा, एक बात थोड़ा सा आप और याद कर लो, उसकी जरूरत हमको अभी प्रैक्टिस करते समय पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको, मान लो हम कह रहे हैं चलो डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, IIT या नीट क्वालिफाई करना है, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से रोक रहा है। जैसे पता चला कि पढ़ाई लिखाई मन लेकर घूमते रहते हैं, तो अब करना क्या पड़ेगा कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि उस क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, लीव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हमको स्टेबिलिटी लानी है, अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, सक्सेस होना है, तो अगर कोई कैरेक्टर जो हमारे अंदर है और हमको वो पाने से रोक रहा है, हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर की तरह काम कर रहा है, तो हम उस फैक्टर को हटाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोई ऐसा कैरेक्टर है जो चाहिए और हमारे अंदर वो नहीं है, तो हम उसको बाहर से लेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। ये बात हम लोग जानते हैं। कंपाउंड में भी आप जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में आप जानते हैं कि हर कंपाउंड स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबलाइजिंग फैक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, एरोमेटिक होना। तो एरोमेटिक होने के लिए ध्यान दीजिए, एरोमेटिक होने के लिए अगर किसी बांड को तोड़ना होता है, या तोड़ने पर अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो उस बांड को तोड़ दिया जाता है। ध्यान दो मेरी बात को, एरोमेटिक होने के लिए अगर किसी बांड का तोड़ना जरूरी है तो बांड टूट जाता है, और अगर किसी बांड का बनना जरूरी है तो बांड बन जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा।
अगर आपको कोई स्ट्रक्चर लिख, अभी हम एग्जाम्पल दिखाने आ रहे हैं, हमारे इस केस में सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मैंने छोड़ा हुआ नहीं है, हर रूल पे हमने एग्जाम्पल लिया है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो देखने में लग रहा है कि एरोमेटिक नहीं है, लेकिन लग रहा है कि यार ये बांड तोड़ देंगे तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, तो फिर उस बांड को तोड़ दिया जाएगा, ऐसा देखा जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है कि एरोमेटिक नहीं है, लेकिन लगता है इस बांड को अगर बना दे तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो बांड को हम बना देंगे। तो इतनी सी बात थोड़ा सा ध्यान रख करके और हम लोग अपना ये अपना जो प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक सबसे आसान वाला लेके शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम पहले ट्रेंड, बिल्कुल हम पहले शुरुआत कर रहे हैं बुकिश पैटर्न से, एकदम बुक में लिखा है, सब कोई जानता है, शुरुआत वहां से करेंगे, बाद में ट्रिकी हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास बेंजीन है, हर सबको पता है कि पेरेंट्स ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये क्यों एरोमेटिक है, तो अपनी कंडीशन पे इसको आप जरा सा टेस्ट करिए। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, साइक्लिक है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, साइक्लिक है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये प्लेनर है, क्यों प्लेनर है, तो हर एटम कैसा है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, कुछ नहीं है, लैब नहीं है, हमारे पास खाली बस मार्कर है और बोर्ड है, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल सकते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो एटम्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं, बात आप प्लेन टाइम में याद कर लीजिए। और सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, हमने मान के चल रहे हैं, हमने थोड़ा बताया भी था। तो इसका मतलब पहली शर्त क्या हो गई, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, प्लेनर भी है, बिकॉज ईच एंड एवरी कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखाई पड़ रही है कि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कंजुगेशन 360 डिग्री का है। और अगली बात जो बच रही है वो क्या है कि एरोमेटिक होने के लिए हकेल्स लॉ भी फॉलो करना पड़ेगा। और हकेल्स लॉ फॉलो करने के लिए याद करिए, सबको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, याद करिए कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, और 3 पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4n + 2 = कितना है, 6 है। सबको साफ साफ दिख रहा है, 4n + 2 = 6। अब n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इसका मतलब कि 4n = हम लोग का हो जाएगा 4, 10 = कितना हो जाएगा 1। तो याद रखिए ऐसे ही n की वैल्यू निकाली जाती है। अगर n की वैल्यू, ध्यान दीजिए, अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ आ जाती है तो कह दिया जाए कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। एक बड़ा जनरल सा ट्रेंड है, बुकिश पैटर्न है, सबको आता है, इसमें कोई नई बात हमने नहीं बताया। ठीक, तो क्या करना है, बस ऐसे 4n + 2 = कितना कर देना है कि जितने आपके पाई इलेक्ट्रॉन दिखे उतना रख दीजिए। जैसे हमारे पास 6 हम लिख दिया, 4n + 2 = 6। अब यहाँ की n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप। n की वैल्यू अगर आपको इंटीजर आता है, 0, 1, 2, 3, 4 आता है, तो आप कहते हैं कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। लेकिन बस एक बात और थोड़ा जोड़ लो, चलो हम एंटी एरोमेटिक के लिए भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई करते हैं। हाँ, तो एंटी के लिए बिल्कुल यही रूल हम अप्लाई कर देते हैं। तो एंटी के लिए भी जनरली हमने तो रूल बताया है कि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक चेंज करके इसी रूल को अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर उस रूल की यहां पर चर्चा कर दूं। ध्यान दीजिए कि फॉर एरोमेटिक यहां पर 4n + 2 में से क्या होना चाहिए, n = कितना होना चाहिए, आपने कहा तो कोई इंटीजर 0, 1, 2 एक्सेट्रा ये होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा खाली चेंज अगर कर दो तो फॉर एंटी एरोमेटिक ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और इसी 4n + 2 रूल में अब n = कितना हो जाएगा, ध्यान दो, अगर n = अगर आपका जाता है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, अगर ऐसे आ जाता है, ध्यान दो, सेम फार्मूले में अगर n की वैल्यू ये इस तरह से फ्रैक्शनल आ जाती है तो समझ जाना कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो छोटी सी ट्रिक आपको यूज करना है हकेल्स लॉ में। अगर आपको कैलकुलेशन ही करना है 4n + 2 से ही अगर कैलकुलेशन करना है, अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आती है तो कंपाउंड होगा हमारा एरोमेटिक। अब बिल्कुल उसी फार्मूले में, बिल्कुल 4n + 2 में ही अगर ये वैल्यू आ जाती है आपकी फ्रैक्शनल 1/2, 3/2, 5/2 एक्सेट्रा, तो कंपाउंड हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। जैसे अभी हमने बेंजीन रिंग में एक कैलकुलेशन करके देखा है, अभी आपने इसको ठीक अभी भी देखा है। अब आप तुरंत क्या करो, छोटा सा एक आप देख लो एग्जांपल यहाँ पे। चलो हम यहाँ आते हैं, इस कंपाउंड देखिए, ऐसा इस कंपाउंड पे देखिए, यहाँ पर जरा फार्मूला लगाइए, ये बताइए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी बोलो फट से। 4 है ना, 4 है, तो हम क्या हो जाएगा 4n + 2 = 4n + 2 = 4। तो अब जरा बता, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे n = कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा ना भाई।
10 इक्वल टू 1/2। अब बताओ कि क्या 1/2 कोई इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है कोई? नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है। आप देखो भाई, लिखने की बात आएगी तब तो हम कह देंगे कि एंटी एरोमेटिक के लिए 4n अप्लाई होना चाहिए, एरोमेटिक के लिए 4n+2 अप्लाई होना चाहिए। लेकिन अगर हमको अपना ट्रिक लगा के जल्दी से निकालना है तो हमें क्या करना है, बस 4n+2 हर बार लगाएंगे। अगर 4n+2 की वैल्यू आ गई, कोई इंटीग्रल वैल्यू आ गई, तो हम कह देंगे तुम एरोमेटिक हो, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ तो कहेंगे तुम यहाँ पर एंटी एरोमेटिक हो। एक और ट्रिक मैंने अभी आप बताया था, ये सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस 3 कंडीशन को फर्स्ट टेस्ट करो कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है, वहां पर 360 का रेजोनेंस वहां पर है कि नहीं। अगर तीनों है तो बस भाड़ में जाए हकल से, कोई जरूरत नहीं है। बस खाली ऑड इलेक्ट्रॉन, खाली सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करो कि कितने डिलोक्लाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर डिलोक्लाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपका ऑड आता है, मैं बार बार करूंगा, अगर ऑड आता है तो आपका हो जाएगा एरोमेटिक, और इवन आता है तो आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो देखो फटाफट इसमें लगाओ, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है बेंजीन में? 3। और 3 नंबर कैसा होता है, हम सब लोग जानते हैं कि ऑड नंबर है, तो ऑड होने पे क्या होता है, एरोमेटिक होता है। यहां क्या देखिए, यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2, और 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये ट्रिक है। तो जब लिखने की बात है तो भाई पूरी बात हम लिखेंगे, बुकिश होकर बात करेंगे, लेकिन जब हमको अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब हम कोई बुकिश बात नहीं करेंगे, बिल्कुल टेक्निकल बात करेंगे, वहां पर हम ट्रिक की बात करेंगे। और हमने आपको सारी बात बता दिया। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। हम इधर से एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो हमने मिटा दिया था। आप जरा सा हमको ये बता रहे हैं आप लोग जल्दी से, ये कंपाउंड बताओ हमारा इन तीनों में से किस कैटेगरी का है? ये जो हमने ब्लैक कलर से भी लिखा है, एरोमेटिक है ना भाई? किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? देखिए साइक्लिक भी है, पूरा का पूरा देखो कंजुगेशन घूम रहा है। देखिए यहाँ पे पाई सिंगल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा कंप्लीट रेजोनेंस में घूम रहा है। और सिंपली अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गिने तो हम सब लोग जानते हैं कि माइनस चार्ज में भी आप जानते हैं 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और सब कुछ हमारा sp2 हाइब्रिडाइज भी है। ठीक, तो इसलिए हमारा ये एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक हुआ। मैं थोड़ा सा इसमें एक छोटा चेंज करने जा रहा हूं, जरा आप इसको देखो। इसको बताओ ये कैसा है? इन तीनों में से किस कैटेगरी में हमारा ये वाला आता है? मैं स्टार यहां बना दे रहा हूं, ये किस कैटेगरी में आता है? एक बात आप लोग मत भूलिए कि हमने कहा था कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशन कॉमन है। फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, means each and every atom except hydrogen should be sp2 hybridized, and third condition is that there should be complete 360 degree resonance। ये आपने कहा था। तो 3 पॉइंट्स होते हैं। अब बताओ कि क्या ये जो आपके पास कंपाउंड है ये 3 कंडीशंस को क्वालिफाई कर रहा है? देखो भाई, ये कार्बन जहां ये मैं यहां फिंगर रख रहा हूं, ध्यान यहां पर, क्या हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं है। और जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज, देखो यहां तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, और क्या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला कंपाउंड हमारा प्लेनर होगा? नहीं होगा। तो कंफ्यूज मत करिए, ये टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा है, थोड़ा सा बस ट्रिक अपनी फाइंड करो कि प्लेनरिटी की जांच का बेस्ट तरीका क्या होता है कि ईच एंड एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो जहां ये आपका sp2 टूटे, समझ जाना कि प्लेनरिटी गई, और जब प्लेनरिटी गई तो कंपाउंड आपका ना तो एरोमेटिक हो सकता है और ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए प्लेनरिटी जरूरी है, दोनों के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है, दोनों के लिए 360 डिग्री का यहां पर वहां पर कंजुगेशन जरूरी है। और एक बात तो साफ साफ दिख रहा है, जरा देखो भाई, यहां तो कंजुगेशन ही आपका नहीं 360 डिग्री का है। देखो जरा सा ना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तब डबल बॉन्ड आया, यानी कि 2 पाई बॉन्ड के बीच में इस राउंड से अगर हम जाएं तो क्या आपको लग रहा है कंजुगेशन यहां पर है? नहीं है। तो इसको देख करके आपको एंटी एरोमेटिक बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आपको इतनी अपनी प्रैक्टिस फास्ट करनी चाहिए कि हम चारों पॉइंट फटाफट देख लें, और तुरंत नजर क्या पड़ना चाहिए कि यहां पर कंप्लीट रेजोनेंस है कि नहीं, कंप्लीट यहां पर रेजोनेंस है कि नहीं, ये बात ध्यान देना है। तो यहां पर कंप्लीट रेजोनेंस है ही नहीं है,
क्यों नहीं है? साफ साफ है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसका मतलब कैसा होगा हम लोग का? ये नॉन एरोमेटिक हुआ ना। क्यों? इसके लिए क्या लिखा जाए? कंपाउंड कैसा हमारा है? ये हम लोग हो गया नॉन एरोमेटिक, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है, नॉट एरोमेटिक हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब जरा इस पे आइए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या लग रहा है? एरोमेटिक है कि नहीं? नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है भाई? जल्दी बोलो फट से, क्यों नॉन एरोमेटिक है? एरो क्यों नहीं है? एरोमेटिक है भाई, साफ साफ दिखाई देगा यहाँ पर कि आपका पाई बांड हो गया, सिंगल बांड फिर लोन पेयर हो गया, फिर सिंगल बांड में पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यहाँ पर कंप्लीट 360 का आपको रेजोनेंस यहाँ पर दिख रहा है भाई। देखो ना जरा सा, हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर डबल बांड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बांड है तो वहां पर कंजुगेशन होता है। और हाइब्रिडेशन निकाल के देख लो, इस नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? फट चेक करो, कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2 है, क्योंकि आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैं सब बता चुका हूं आपको। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईच एंड एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कंपाउंड हमारा पूरी तरह से प्लेनर है, साइक्लिक तो अंधे को भी दिख जाए, यहाँ साइक्लिक है, और यहाँ पर कंप्लीट रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। और अब हकेल्स लॉ चाहो तो फॉलो कर लो, हकेल्स लॉ अगर हम फॉलो करेंगे तो बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी? अरे बिल्कुल बेंजीन रिंग जैसी आएगी भाई। देखो यहाँ पर 2 + 2 + 2 यहाँ पर 6 हो रहा है, n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। तो हकेल लॉ से भी टेस्ट हो जाएगा। ट्रिक अगर यूज करना चाहे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3 पेयर हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस पाई बांड का, एक इस पाई बांड का, और एक यहाँ लोन पेयर का। 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और 3 को हम सब लोग जानते हैं कि ऑड नंबर होता है, तो आपका एरोमेटिक हुआ, यानी ये कंपाउंड हमारा कैसा हुआ? ये एरोमेटिक हुआ। ठीक, चलो अब जरा सा इस पे देखो, तो ये वाला स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फट चेक करो यहाँ पर, चेक करो यहाँ पर, ये जो ये वाली जल्दी बताओ, एरो है कि एंटी एरोमेटिक है? साइक्लिक है, सबको दिखाई दे रही है, साइक्लिक है। ठीक, साइक्लिक है, सबको दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे हर एटम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हर एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चेक कर लीजिए, प्लेनर भी है। अब जरा ये देखना है कि यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पर है कि नहीं, कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पर है कि नहीं। और कंप्लीट रेजोनेंस के लिए हमने आपको कई बार बताया है, याद करिए, कि जो स्ट्रक्चर आप लिखते हो प्लस माइनस डबल बांड ट्रिपल बांड लोन पेयर, उनके अलावा मैंने आपसे कहा था कि अगर वहां पे कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेरा वर्ड फिर दोबारा सुनिए, अगर वहां पे कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो कंजुगेशन हो जाएगा, चाहे वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो और चाहे ना हो। तो आप जरा देखो, यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि लोन और डबल के बीच कंजुगेशन, लोन और डबल के बीच कंजुगेशन। क्या यहाँ पे लोन का यहाँ पर क्या कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है कि कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है? ध्यान दो, तो ये बोरन है, बोरन। अब बोरन के पास आप जानते हैं यार sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना बोरन में, बोरन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूं, तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक तो इसका p ऑर्बिटल एम्प्टी है, और जब इसका p ऑर्बिटल एम्प्टी, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका p ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है, और इस तरह से आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना। आपने जो इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स पढ़े हैं, थोड़ा सा उससे हट के हमने खुद पहले आपसे बात कर दिया था कि अगर वहां पे एम्प्टी p ऑर्बिटल आ जाएंगे तो उसको भी कंजुगेशन में आप डाल लीजिएगा, वहां कंजुगेशन हो सकता है। तो इस बोरन का मैंने यही एग्जांपल लेके दिखाया था आपको, तो इसकी इस बात को नहीं भूलना है। थोड़ा सा बुक से हटना पड़ेगा, ट्रेंड से हटना पड़ेगा, क्वेश्चन के पैटर्न पे बात करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन का पैटर्न आप जानते हैं, अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर सिलेक्ट करना है किसी को, किसी एग्जामिनिंग बॉडी को, तो कुछ तो दिमाग लगाएगा ही लगाया, वही दिमाग लगाएगा। यहाँ पर आपका बोरन आ गया, ना तो कोई प्लस चार्ज है, ना माइनस चार्ज है, ना लोन पेयर है, ना ऑड इलेक्ट्रॉन है, नहीं वहां पे कोई पाई बॉन्ड्स हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंजुगेशन कंटिन्यूड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल इन बोरन। भूलना नहीं है, बोरन में एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस कंजुगेशन कंटिन्यू हो जा रहा है, और इसलिए सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? फट से बोलो, कैसा होगा? एरोमेटिक हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं इसमें ना? इसको ध्यान देना कि बी के पास कोई स्ट्रक्चर दिख तो नहीं रही है, सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पर कंजुगेशन मेंटेन हो जाएगा, और ये कंपाउंड भी हमारा यहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा। अब जरा इसको देखो, इसको देख के इस पर आप फट से डिसीजन ले सकते हो
कोई पाई बांड नहीं दिखाई पड़ रहा, डबल ट्रिपल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, -4 नहीं दिख रहा है। यहाँ पर फिर एक चेक करो, आपको कुछ शायद इसकी हेल्प से लो यहाँ पर पहुंचो, अगर बोरन की हेल्प से, तो शायद आपको कुछ यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा। बोलो कैसा होगा? एरोमेटिक है, बिल्कुल है। आप सबको दिखाई दे रहा है साइक्लिक तो है ही है, कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। हम सबको दिख रहा है कि हर एटम इसका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अब देखना है कि बस सारे रूल एक तरफ, एक रूल को पकड़ो, और वो रूल क्या है कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल। देयर शुड बी कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल। अगर ऐसा होता है तो वहां पे कंजुगेशन वहां पर आपका पूरा का पूरा 360 डिग्री से हो जाएगा। तो ठीक है, बोरन के पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है, लोन पेयर नहीं है, बट बोरन के पास क्या है, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। और इस तरह से n के लोन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे फिगर बना सकते हो एम्प्टी p ऑर्बिटल का, ऐसे जा सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट रिंग यहाँ पर घूम सकती है, पूरा 360 डिग्री का यहाँ पे आपको रेंज दिखाई पड़ रहा है। ये स्ट्रक्चर भी कैसी है, एरोमेटिक है, ध्यान देना, एरोमेटिक है। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, ध्यान दीजिए, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारी कैसी है, एरोमेटिक है। ठीक, अब चलो इस पे आओ जरा सा, ये वाली स्ट्रक्चर जहां मैं फिंगर नॉन एरोमेटिक है। क्यों क्यों नॉन एरोमेटिक है, एंटी क्यों नहीं? जल्दी बोलो, नॉन एरोमेटिक क्यों है, एरोमेटिक क्यों नहीं, एंटी क्यों नहीं, नॉन कैसे हो गया? जल्दी बोलो भाई। क्या आपको लगता है कि यहां पर ईच एंड एवरी एटम ऑफ द रिंग एक्सेप्ट H sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं है। एन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहां पर है? sp3 है भाई। और sp3 आप जानते हैं जैसे यहां पर बनाएगा वैसे फट से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज लग जाएगा। चलो मैंने प्लस चार्ज भी लगा दिया। अब जरा बताओ, प्लस चार्ज लगाने के बाद अब जरा बताओ कि ये स्ट्रक्चर आपकी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? हमने प्लस चार्ज लगा दिया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एंटी हुआ? क्या तुम्हें लग रहा है कि कंप्लीट यहां पर एम्प्टी p ऑर्बिटल दिख रहे हैं फॉर द सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू 360 डिग्री? क्या पूरा 360 से पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल है? क्या n के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है? नहीं है भाई। जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, प्लेनरिटी खत्म, और जैसे प्लेनरिटी फिनिश्ड, वैसे एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होने के बाद तो करना भी नहीं है। मैंने आपसे बार बार कहा था, शुरू में कहा था कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए 3 बातें कॉमन होती हैं। दोनों के लिए 3 बातें कॉमन हैं। दोनों ही केस में कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनरिटी के लिए मैंने कहा था कि आपका एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और फिर कहा था पूरा का पूरा 360 डिग्री का वहां पर रेजोनेंस होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, प्लेनरिटी गायब हो गई, और प्लेनरिटी खत्म होते ही आपका 360 डिग्री रेजोनेंस यहां पर नहीं हो पाएगा। यानी कंपाउंड ना तो आपका एरोमेटिक हो सकता है, ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है, बल्कि क्या होगा यहां पर, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान देना, ये नॉन एरोमेटिक। बुकिस पैटर्न छोड़ो भाई, बुकिस पैटर्न छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा उससे। टेक्निकल एंड ट्रिकी बनिए। बुक जो लिखा उससे कुछ होता नहीं, उससे खाली बोर्ड एग्जाम पास किया जाता है। तो हम लोग का हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जरा इधर से फिर आते हैं, जरा इस पे आओ। तो ये हमारा ट्रायंगल देखिए, एक ऐसा है। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्या है तीनों में से क्या है? क्या तुम्हें लग रहा है कंप्लीट रेजोनेंस यहां घूम रहा है 360 डिग्री से? नहीं घूम रहा है भाई, नहीं घूम रहा है। आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो गया, आपका कंप्लीट रेजोनेंस नहीं घूम रहा है। 360 की कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो रेजोनेंस के। इसका मतलब कि ना तो एंटी होगा ना एरो होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। ध्यान दो, नॉन एरोमेटिक। इस पे आ जाएगा फट से, पूरा फट से। रेजोनेंस पूरा घूम रहा है, साफ साफ देखो, डबल सिंगल प्लस सिंगल, देखो पूरा पूरा कंप्लीट यहाँ पर रेजोनेंस घूम रहा है। और आप देख रहे हैं ईच एंड एवरी कार्बन ऑफ दैट इस ट्रायंगल क्या दिखाई पड़ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या हुआ कि इसके पास भी क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे तुम हकेल्स लॉ लगा के देख लो, चाहे ट्रिक फॉलो कर लो, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कंपाउंड हमारा साइक्लिक भी है, कंपाउंड में हमारा क्या है, कंजुगेशन या रेजोनेंस भी है, पूरे 360 डिग्री का भी है, कंपाउंड हमारा प्लेनर भी है। और आप चाहे 4n+2 रूल लगा के देख लो और चाहे ट्रिक लगा के देख लो। ट्रिक में कहा गया था कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर अगर आपका ऑड आता है तो एरोमेटिक होगा। और देख रहे हैं ये कहीं तो खाली पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पाई बॉन्ड वाला खाली यही तो बस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। और जब ऑड आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। फट से इस पे आ जाओ, जल्दी से आओ फटाफट। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना हम लोग का, एंटी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 2 हो गए, एक इस पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इस माइनस चार्ज का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और हम पढ़े हैं कि जब कंप्लीट रेजोनेंस सर्कुलर होने के बाद अगर डिन्यूक्लियाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर अगर आता है इवन, तो कंपाउंड आपका हो जाता है क्या चीज, एंटी एरोमेटिक, यानी आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये है। अच्छा, अब जरा सा एक बात ध्यान दो, पता है रूल, असल में एक नए रूल की बात हमको करनी है और उस पर 3-4 स्ट्रक्चर हमने बना रखी है। और वो रूल यही है कि अगर एरोमेटिक होने के लिए जरूरत पड़ेगी पाई बॉन्ड हम तोड़ देंगे और जरूरत पड़ेगी पाई बॉन्ड हम बना लेंगे। उसी रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का टाइम अगर मिल जाए तो जरा सा देखो, जरा सा हम इसको देख रहे हैं। जैसे यहां पर आओ तो आप लोग लिंक रहो ना, जल्दी बोलो हेलो, दिख रहा है, जल्दी फट से बोलो, अपना रूल लगाओ, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जरा देखो, ये देखने से हमको लग रहा है कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। हमारे एरोमेटिक नहीं, ध्यान दो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल यहां घूम नहीं रही है। लेकिन एक बात जरा ध्यान दो, एक बात जरा ध्यान दो, बस वो बात क्या है, अगर मैं ध्यान दो, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ध्यान दीजिए, यहां पर देखो भाई, यहां पे 2-2 रिंग होने के नाते आपका पाई बॉन्ड टेंशन में होगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अगर मैं इसका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मैं यहां उठा के यहां इस कार्बन पे अगर डाल देता हूं, ध्यान दो, इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ देता हूं तो इस बॉन्ड को तोड़ने के साथ ही तुरंत क्या देखो हमको जरा मिलने वाला है, तुरंत हमको यहां पर मिलने वाला है ये चीज। आप देखो, इसको आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर है, देखो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। और जरा सा इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं यहां की बजाय यहां घुमाता हूं इधर, तो अब देखो जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहां हो जाएगा तो जो हमारा, ध्यान दो भाई, ये वाला हमारा कार्बन है यहाँ का, ये वाला कार्बन ट्रायंगल वाला, इस पर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहां जाएगा माइनस चार्ज। ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड था हमारा, हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन पे यहां पे भेज दिया, यहां पर आते यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और आपका जो स्ट्रक्चर पहले था वो हो गया। अब जरा बताओ कि इतना सा स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक है कि नहीं, जल्दी बोलो फट से। एक स्ट्रक्चर एरोमेटिक है कि नहीं, नीचे वाला है और ऊपर वाला है, ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर यही है, इधर कहीं बनाया था हमने ट्रायंगल, ये देखिए ये चीज है, ये चीज आपकी बिल्कुल यही है। तो ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया, यानी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया। ध्यान दो, इसको जब हम देख रहे हैं तो साफ साफ लग रहा था कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है, हम फट से बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। लेकिन हमने आपको रूल बताया कि अगर किसी बॉन्ड को तोड़ देने से, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देने से अगर रिजल्टेंट अगर एरोमेटिक हो जाता है तो बॉन्ड को हम तोड़ देंगे, यानी कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। ये बड़ी स्पेशल केस है, ध्यान देना, बड़ी स्पेशल केस है, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप लोग लिंक रहो भाई, आगे बढ़े। हेलो, चलो इसको जा देखो, तो इसको जा देखो, अभी फट से जा देखो, ये देखने से लग रहा है कि एरोमेटिक नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि आपका एरोमेटिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती दिख रही है। लेकिन एक छोटा सा काम करो, ये आपका सी डबल बॉन्ड है, आप जानते हैं वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होता है, आप जानते हैं हाईली पोलर बॉन्ड होता है, तो फट से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, और ट्रांसफर करने के बाद अब जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की बात करो, वो रिजल्ट जो कहेगा वही हम मानेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हम लोग का देखिए कुछ ऐसे हो गया, इस तरह का, देखिए जरा सा, ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, और यहां पर आ गया प्लस चार्ज, ये हो गया ओ, और हो गया माइनस चार्ज। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर आपकी एरोमेटिक है कि नहीं, ये एरोमेटिक है कि नहीं, जल्दी बताओ, एरोमेटिक है, गिन लो भाई, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कंप्लीट यहाँ पे 360 का हमको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल,
कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो इस पाई बॉन्ड का 1 पेयर, इस पाई बॉन्ड का 1 पेयर, इस पाई बॉन्ड का 1 पेयर, यानी कि 3 पेयर हैं। और 3 आप जानते हैं ऑड नंबर होता है, और ऑड होने पे क्या होता है, एरोमेटिक होता है, यानी स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। तो इसको ध्यान देना, इसको देख के आपको लग रहा था कि एरोमेटिक नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बस इस बांड पर टूटना बड़ा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि जैसे ये बांड आपका टूटेगा तुरंत ही आपका ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। तो जहां बांड तोड़ने से एरोमेटिसिटी आती है वो बांड टूट जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। ध्यान देना, इसको हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल, लगभग सारे रूल पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। थोड़ा सा कुछ और चीजें भी बाकी रह जाती हैं, जैसे कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ेगा कि सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, अकेला भी फॉलो हो रहा है, फिर भी कंपाउंड ना तो हमारा एरोमेटिक है और ना ही कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। ये सब भी देखने को मिलता है। तो कुछ केसेस और बच जाती हैं जो आपको अगले क्लास में इस पर हम प्रैक्टिस करा देंगे। तो तब तक आप इसको ज्यादा रिवाइज करिएगा, दोहराइएगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। अपने डाउट्स अगर आप जो होंगे, अगर क्वेश्चंस होंगे तो उनको आप लोग देख के रखिएगा। और अगले क्लास में हम जो कुछ चीजें अभी असल में स्पेशल केसेस आप एनुलिन होती हैं, तो एनुलिन्स क्या होते हैं, उनकी स्पेशल केस क्या होती है, क्यों वहां पर सारे रूल्स को वायलेट कर देते हैं, इस पर डिटेल बात हम लोग अगले वीडियो में इसी कंटिन्यूएशन में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।